राजेश खन्ना के घर आशीर्वाद की कहानी, जिसे कभी हॉन्टेड हाउस भी कहा गया था। आलीशान घर में आने के बाद पहले बेतहाशा शोहरत मिली, लेकिन वह शोहरत इतनी जल्दी नाकामी में बदल गई कि एक रात को उस एक्टर ने अपने घर की छत पे खड़े होकर शराब के नशे में धुत खुदा को आवाज़ दी थी और कहा था कि ऐ परवरदिगार, हम गरीबों का इतना सख्त इम्तिहान न ले कि हम तेरे वजूद को इनकार कर दें। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को यह कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जिस घर में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन से लेकर बदतरीन साल देखे, जिस घर में राजेश खन्ना ने अपनी आखिरी सांसें ली, उसे भूत बंगला क्यों कहा गया? राजेश खन्ना से पहले राजेंद्र कुमार और भरत भूषण जिस घर में रह रहे थे, वह घर किसका था? यह कहानी मुंबई के एक ऐसे घर की है जिसके बारे में फिल्म इंडस्ट्री में, गॉसिप मैगजीन्स में सबसे ज़्यादा बातें होती थी। यह कहानी उस घर की है जहां देश के पहले सुपरस्टार का दरबार लगता था। इस घर के नाम में आशीर्वाद तो था, पर क्या इस घर ने कभी किसी को आशीर्वाद दिया भी? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। एक्टर बंगले में शिफ्ट हुए और उनकी ऐसी किस्मत ही बदल गई, मगर जितनी जल्दी किस्मत बदली उतनी तेजी से बिगड़ भी गई। बंगला बेचना पड़ा। अब इस बंगले में एक नया एक्टर आया। उसे भी इस आलीशान बंगले में आने के बाद पहले बेतहाशा शोहरत मिली, लेकिन वह शोहरत इतनी जल्दी नाकामी में बदल गई कि एक रात को उस एक्टर ने अपने बंगले की छत पर खड़े होकर शराब के नशे में धुत खुदा को आवाज़ दी थी और कहा था कि ऐ परवरदिगार, हम गरीबों का इतना सख्त इम्तिहान न ले कि हम तेरे वजूद को इनकार कर दें। इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे बम्बई के बांद्रा के कार्टर रोड पर बने इस बंगले की कहानी में। सन 1960 कहानी मुंबई की है, जो तब बम्बई था। देश को आज़ाद हुए 13-14 साल ही बीते थे और बम्बई अभी इंटरटेनमेंट या बिजनेस का हब नहीं बना था, लेकिन लोग फिल्म इंडस्ट्री में जाके मशहूर होने के सपने देखना शुरू कर चुके थे। सिनेमा में शोहरत और स्टारडम पाने की कई तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका यह भी है कि किसी एक्टर के घर के बाहर भीड़ कितनी है, और एक आलीशान घर कौन नहीं चाहता। 1960 के दशक के शुरुआती वर्षों में एक एक्टर ने एक घर खरीदा। घर क्या, बंगला खरीदा। अरब सागर के समंदर को निहारता बम्बई के कार्टर रोड पर खड़ा एक आलीशान बंगला। एक्टर बंगले में शिफ्ट हुए और उनकी किस्मत ही बदल गई, मगर जितनी जल्दी किस्मत बदली उतनी तेजी से बिगड़ भी गई। बंगला बेचना पड़ा। अब इस बंगले में एक नया एक्टर आया। उसे भी इस आलीशान घर में आने के बाद पहले बेतहाशा शोहरत मिली। इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे बम्बई के बांद्रा के कार्टर रोड पर बने इस बंगले की कहानी में। नमस्ते, मेरा नाम बिमलेंदु झा है और आप देख रहे हैं रेडियो बिहार, द रेडियो बिहार। आज हम बात कर रहे हैं राजेश खन्ना उर्फ काका के बंगले आशीर्वाद के बारे में, जो कभी घर होता था। कहानी शुरू करते हैं भारत भूषण से। भारत भूषण ने एक एल्गो इंडियन परिवार से घर खरीदा। बांद्रा के कार्टर रोड पर समंदर को निहारता 2 मंजिल का यह घर भारत भूषण के लिए लकी साबित नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने पैसे की कमी की वजह से इस घर को उन्हें बेचना पड़ा। यहीं से सुगबुगाहट शुरू हुई। आसपास के लोग बात करने लगे, दबी आवाज़ में कहने लगे कि यह घर भारत भूषण का कैरियर खा गया। अंधविश्वास भरी यह बातें इतनी ज़्यादा होने लगी कि बम्बई की प्राइम लोकेशन समंदर के पास सामने होने के बावजूद इस घर को कोई खरीदने को तैयार नहीं था। फिर आया साल 1957 और फिल्म बनी मदर इंडिया। इस फिल्म में रामू का रोल करने वाले राजेंद्र कुमार को अब लोग जानने पहचानने लगे थे। बी.आर. चोपड़ा के साथ उन्होंने लगातार फिल्में साइन की थी।
उनके कानों तक पहुंची उसी घर की बात जहां कभी भरत भूषण रहा करते थे। अंधविश्वास की बातें इतनी बढ़ गई थी कि अब लोग इस घर को भूत बंगला कहने लगे थे। राजेंद्र कुमार के पास एक ब्रोकर आया और बताया कि घर की कीमत कुछ 65,000 है। राजेंद्र कुमार को यह घर तो चाहिए ही था और ऐसी प्राइम लोकेशन पर 65,000 की ठीक ठाक कीमत पर घर मिल जाए तो कौन नहीं लेना चाहेगा। तो राजेंद्र कुमार राजी हो गए। अब बात आई पेमेंट की। राजेंद्र कुमार पर लिखी किताब जुबली कुमार द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ ए सुपरस्टार में सीमा लिखती हैं कि राजेंद्र कुमार के पास घर की पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने ब्रोकर को 10,000 तो तुरंत दे दिए, लेकिन बाकी के 55 के लिए वह बी.आर. चोपड़ा के पास गए। बी.आर. चोपड़ा ने राजेंद्र कुमार को इस बात से कुछ दिन पहले ही कानून और धूल का फूल फिल्मों में साइन किया था, लेकिन पेमेंट अभी तक हुई नहीं थी। राजेंद्र कुमार गए और पैसे को लेकर सौदेबाजी शुरू हुई। राजेंद्र कुमार ने बी.आर. चोपड़ा को बताया कि उन्होंने प्रोडक्शन कंट्रोलर शास्त्री ने उन्हें 2 फिल्मों के लिए कुछ 1.5 लाख ऑफर किए हैं लगभग, मगर मैं 2 लाख चाहता हूँ। बी.आर. चोपड़ा ने कहा कि मैं तुम्हें 1.75 दूंगा और डील डन हो गई। अब राजेंद्र कुमार ने बी.आर. चोपड़ा से रिक्वेस्ट यह की कि आप 55,000 मुझे अभी दे दे, मैं अपना घर खरीद लूँगा। बी.आर. चोपड़ा ने 55,000 तुरंत हाथ में थमा दिए। घर तो अपना हो गया, मगर राजेंद्र कुमार के मन में अभी वह बातें थी, यह घर भूत बंगला है, श्रापित है, कैरियर खा जाता वगैरह वगैरह। उन्होंने अपने ब्रोकर से इसके बारे में भी पूछा। ब्रोकर ने कहानी यह सुनाई कि यह घर एक आदमी रहता था इस घर में, जिसने कई सालों से घर का किराया नहीं दिया। घर कोई और न खरीदे और उसे निकलना न पड़े, इसलिए वह तरह तरह की कहानियां बनाता रहता है। खैर, राजेंद्र कुमार ने अंधविश्वास को किनारे किया और घर खरीद लिया। यहाँ से शुरू हुआ स्टारडम का वो दौर जिसमें राजेंद्र कुमार की तमाम फिल्मों ने सिल्वर, गोल्डन और डायमंड जुबली पूरी की। मतलब उनकी फिल्म सिनेमा हॉल में 25, 50, 75, 100 हफ्तों तक चलती रही। घराना, दिल एक मंदिर, मेरे महबूब, संगम, आई मिलन की बेला, कमर्शियल सक्सेस का ऐसा रिकॉर्ड हिंदी सिनेमा में कोई हीरो पहली बार देख रहा था। घर से जुड़ी अंधविश्वास की सभी बातें को राजेंद्र कुमार का कैरियर हर दिन खारिज कर रहा था। राजेंद्र ने इस घर का नाम अपनी बेटी के नाम पर डिम्पल रखा। कहानी आगे बढ़ती गई। राजेंद्र कुमार अब इतने सक्सेसफुल हो चुके थे कि उन्होंने एक और बंगला खरीद लिया। अब हुई इस कहानी में राजेश खन्ना की एंट्री, और राजेश खन्ना पर हम इस वीडियो में सबसे ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि वही इस घर में करीब 40 साल रहे थे। राजेश खन्ना का सफ़र अभी शुरू ही हो रहा था। इसी बीच उन्हें पता चला कि राजेंद्र कुमार अपना बंगला बेचना चाहते हैं। राजेश खन्ना ने उनसे कहा कि अगर मुझे बेच दीजिए, मुझ पर भी इस घर की नेमत होगी और मैं आपकी तरह शोहरत कमाऊंगा। राजेंद्र कुमार घर बेचने को राजी हो गए। राजेंद्र कुमार ने बस शर्त रखी कि घर का नाम डिम्पल नहीं रहेगा क्योंकि यह उनकी बेटी का नाम है। सीमा की किताब के अनुसार राजेंद्र कुमार ने कहा कि तुमको यह घर का नाम बदलना होगा, यह नाम मेरी बेटी का है। बाकी तुम्हारे लिए, घर के लिए तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। दुआ करता हूँ यह तुम्हारे लिए ज़बरदस्त सफलता और शोहरत लेकर आएगा। 65,000 में जो घर राजेंद्र कुमार ने खरीदा था उसे राजेश खन्ना को 3.5 लाख में बेच दिया गया। 1970 में राजेश खन्ना ने इसे खरीदने का फैसला लिया और इससे पहले 1969 में शुरू हुआ था स्टारडम का वह दौर जिसने राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार बना दिया। उनकी 17 फिल्में लगातार सुपरहिट हुई। राजेश खन्ना की यह सक्सेस थी कि जिस पर नज़र न लगे ऐसा सोचना था
उनके पिता चुन्नी लाल खन्ना का। लिहाजा जब घर का नाम डिम्पल से बदलना था तब चुन्नी लाल खन्ना ने इसे नाम दिया था आशीर्वाद। राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन फर्स्ट सुपरस्टार यासीन उस्मान लिखते हैं कि चुन्नी लाल खन्ना का तर्क यह था कि राजेश खन्ना पर इस घर की वजह से हमेशा आशीर्वाद बना रहे। आशीर्वाद नाम की वजह से एक और चीज़ हुई, राजेश खन्ना का पता हो गया राजेश खन्ना आशीर्वाद बम्बई। यह वह दौर था जब सुपरस्टार राजेश खन्ना के घर के बाहर हजारों की संख्या में लोग जमा होते थे। कभी कभी खत खून से लिखे भी होते थे। ऐसा हो गया था कि हिंदी सिनेमा एक रियासत थी और राजेश खन्ना उनके बादशाह। शाहरुख खान के मन्नत, सलमान खान के गैलेक्सी और अमिताभ बच्चन के जलसा से पहले जिस घर के बाहर फैंस और मीडिया वालों की भीड़ रहती थी वह घर आशीर्वाद था। यासिर उस्मान लिखते हैं कि राजेश खन्ना के स्टारडम का दौर ऐसा था कि आशीर्वाद में हर रोज़ महफिल लगती थी। बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उनके साथ बैठते थे। इसमें ऋषिकेश मुखर्जी, एस.डी. बर्मन, सलील चतुर्वेदी, सलीम खान जैसे तमाम लोग होते थे। सलीम खान कहते हैं कि सलमान खान, शाहरुख खान, इन सब से पहले जो स्टार था वो राजेश खन्ना था। उन्होंने कहा था कि ऐसा स्टारडम किसी ने नहीं देखा। आशीर्वाद में हर शाम होने वाली महफिलों को खन्ना दरबार कहा जाता था। यह ऐसा था जैसे राजेश खन्ना राजा थे और उनका दरबार खन्ना दरबार। शराब का दौर देर रात तक चलता रहता था। हंसी ठहाके गूंजते रहते थे। राजेश खन्ना की कुर्सी बाकी लोगों से थोड़ी ऊंची थी और इस दरबार में कौन बैठेगा, कब तक बैठेगा, इसका फैसला खुद राजेश खन्ना करते थे। अगर उन्होंने किसी की बात पसंद नहीं आती तो वह खड़े होकर कहते थे कि आपको इस दरबार से जाना होगा। अपने फैंस से मिलने राजेश खन्ना टेरेस पर आते थे। अपने सिग्नेचर स्टाइल में वेव करते लोग उनके दीवाने थे। हिंदी सिनेमा का हर एक्टर राजेश खन्ना जैसा फेम चाहता था। कहते हैं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। राजेश खन्ना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1973 में एक नए स्टार का जन्म हुआ जिसका किरदार लिखने वाले वही सलीम खान थे जिन्होंने राजेश खन्ना को सबसे बड़े सुपरस्टार कहा था। सलीम जावेद की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को एंग्री यंग मैन दिया। वो अमिताभ बच्चन जो राजेश खन्ना के साथ हिंदी फिल्म आनंद में एक सपोर्टिंग एक्टर का रोल कर चुके थे। राजेश खन्ना ने शायद ही सोचा होगा कि उन्हीं अमिताभ बच्चन की वजह से राजेश खन्ना का डाउनफॉल हो जाएगा। देखते ही देखते राजेश खन्ना की जगह अमिताभ बच्चन ने ले ली और 1975, 1976 आते तक न सिर्फ राजेश खन्ना की फिल्म फ्लॉप होने लगी, उनके बाद ऐसा लगा जैसे उनसे जुड़ी हर एक चीज़ उनके डाउनफॉल की गवाही दे रही थी। राजेश खन्ना की पर्सनल लाइफ के बारे में तरह तरह की बातें हुई। उनके व्यवहार पर कई तरह के विवाद हुए। जिस आशीर्वाद का नाम पहले डिम्पल था उस आशीर्वाद की मालकिन भी डिम्पल कपड़िया बनी। मगर 1973 से शुरू हुई शादी का वो रिश्ता महज 9 साल बाद बिखर गया। डिम्पल ने आशीर्वाद छोड़ दिया। खन्ना दरबार सुना था। जहां पहले बड़े बड़े डायरेक्टर आते थे वहां अब छोटे मोटे प्रोड्यूसर या मौका परस्त कैरेक्टर आर्टिस्ट आने लगे थे। राजेश खन्ना शराब के आदी हो चुके थे। वह एक बार बोतल खोलते तो रुकते नहीं थे। पत्रकार अली पीटर जॉन ने बात करते हुए राजेश खन्ना ने कहा था कि अगर गाली शराब पीकर मर सकता है तो मैं क्यों नहीं। आशीर्वाद के पास जो भीड़ थी एक वक्त पर राजेश खन्ना को एक बार देखने के लिए आया करती थी वो अब गायब थी। कार्टर रोड सुना था। हिंदी सिनेमा से जुड़ी मैगजीन्स में जिस आशीर्वाद के बारे में आर्टिकल लिखे जाते थे उसी आशीर्वाद के बारे में दबे सुरों में फिर वही बातें होने लगी कि यह घर एक और एक्टर का कैरियर खा गया।
उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी हालत ऐसी हो गई, उन्होंने घर के सामने समंदर में जाकर मर जाने की भी सोची थी। वह समंदर की तरफ बढ़ ही रहे थे लेकिन खुद ही वापस आ गए। उस दिन उन्होंने खुद से कहा कि मैं नहीं मरूंगा, किसी को यह कहने का मौका नहीं दूंगा कि राजेश खन्ना कायर था। ऐसे ही एक रात थी जब राजेश खन्ना शराब के नशे में धुत होकर उसी आशीर्वाद के टेरिस पर गए थे और रोते हुए आसमान में देखकर चिल्लाया था कि ऐ परवरदिगार, हम गरीबों का इतना सख्त इम्तिहान न ले कि हम तेरे वजूद को इनकार कर दें। फिल्मी कैरियर में डाउनफॉल और बेतहाशा मायूसी देखने के बाद राजेश खन्ना राजनीति में भी गए और कांग्रेस पार्टी में नई दिल्ली से सीट से एक बार के सांसद भी रहे, मगर राजनीति भी उन्हें रास नहीं आई। एक वक्त पर आशीर्वाद को इनकम टैक्स ने सीज कर दिया था। राजेश खन्ना इस दौर में बांद्रा लिंकिंग पर टाइटन के शोरूम के ऊपर अपने ऑफिस में रहने लगे थे। इसी दौरान उनको अशोक त्यागी उनके पास एक फिल्म का ऑफर लेके आए थे, रियासत। शायद दोनों को ही अंदाज़ा नहीं था कि यह राजेश खन्ना की आखिरी फिल्म होगी। अशोक त्यागी बताते हैं कि रियासत की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना त्यागी को अपने गाड़ी में बैठाकर ड्राइव पर ले गए और गाड़ी रुकी आशीर्वाद के सामने। राजेश खन्ना ने एक बेंच पर बैठकर त्यागी से कहा कि एक वक्त पर इस घर के सामने हजारों लोगों की भीड़ मुझे देखने के लिए जमा रहती थी। त्यागी ने कहा था कि काका जी यह भीड़ फिर से वापस आएगी। राजेश खन्ना ने थोड़ा सा मुस्कुराए और कहा कि अपनी फिल्में जल्दी पूरी करो। 2012 आते आते राजेश खन्ना की तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगी थी। वह अक्सर बेहोश हो जाते थे। जून से लेकर जुलाई तक कई बार अस्पताल में भर्ती हुए। जून में उनकी मौत की अफवाह भी फैल गई थी। फिर आया 21 जून 2012 जब सारी अफवाहों को विराम देते हुए आशीर्वाद की छत पर 69 साल के बूढ़े और कमज़ोर राजेश खन्ना आए। आशीर्वाद के सामने उनके चाहने वाले मीडिया वाले की भीड़ थी। लोग राजेश खन्ना की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। राजेश खन्ना ने अपना सिग्नेचर स्टाइल में वेव किया और जो भीड़ थी 1969 की याद दिला रही थी। सब कुछ था आशीर्वाद के सामने, लोग थे, अखबार, टीवी चैनल वाले थे। राजेश खन्ना अकेले नहीं थे, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही दिन राजेश खन्ना की तबीयत फिर बिगड़ी और वो लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए। यह सिलसिला अगले 1 महीने तक चला। 17 जुलाई को राजेश खन्ना ने अपने परिवार के लोगों से कहा, मुझे घर ले चलो, मुझे आशीर्वाद ले चलो। डिम्पल कापाड़िया, ट्विंकल खन्ना, अक्षय कुमार उन्हें आशीर्वाद में वापस ले आए। 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना ने अपने बिस्तर पर लेटे थे। उनके पास उनके परिवार के लोग थे और उनके करीबी रिश्तेदार और दोस्त थे। एक झूठी दिलासा थी जो राजेश खन्ना को हर कोई दे रहा था। सब कह रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, आप अच्छे हो जाएंगे। राजेश खन्ना ने आंखें खोली और कहा, टाइम अप हो गया है। पैकअप और पैकअप हो गया था। राजेश खन्ना ने 18 जुलाई 2012 को उसी आशीर्वाद में 69 साल की उम्र में आखिरी सांसें ली। जहां 1917 से जाने के बाद उन्होंने कहा था कि अब लग रहा है कि मैं घर में आ गया। राजेश खन्ना की मौत के बाद आशीर्वाद को एक बिल्डर, जिसे सिटी बिल्डर कहा जाता था, उसे बेच। बाबा, तो मैं आपसे इतनी छोटी चीज क्यों मांगू? जो मिट रही है, शरीर क्यों? मन को आशीर्वाद दीजिए बाबा, जो सदा हंसता रहे और दूसरों को हंसाता रहे। बाबा, मुझे एक ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी चुप न रहूं, बोलता रहूं, बेशुमार बोलूं। अच्छा बोलूं, गलती से भी किसी की बुराई न निकले मेरे। खामोशाई, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। राजेश खन्ना के बाद कोई नहीं रहा। 2014 में उस घर को जमींदोज करके उसी की जगह पे एक बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। यह थी उस घर की कहानी। तमाम आरोप लगे, लेकिन
इसी घर ने हिंदी सिनेमा को महानतम एक्टर्स को आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं की। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और नया कुछ स्टोरी राजेश खन्ना से रिलेटेड हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे। इसके लिए आप चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।